हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोहन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, निफ्टी का पी आजकल इतनी चर्चा का विषय बना हुआ है कि हर कोई इसी नंबर की बात करता रहता है और ये कहता है कि निफ्टी कभी भी क्रैश कर सकता है क्योंकि निफ्टी का पी अपने ऑल टाइम हाई पे है, अपने ऑल टाइम एवरेजेस से कहीं ऊपर है। इट इज द टॉक ऑफ द टाउन। पर आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप निफ्टी पी को कैसे करेक्टली समझ सकते हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आगे इस ओवर वैल्यूएशन सिचुएशन का क्या होगा। तो हम ये सारे डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी इनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पी होता क्या है। ये निफ्टी पी या किसी स्टॉक की पी की जब हम बात करते हैं तो वो पी होता क्या है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अब जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो ये किसी स्टॉक का प्राइस हो सकता है और डिनोमिनेटर अर्निंग्स, वो अर्निंग्स एक स्टॉक की ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर हो सकती है। लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो प्राइस हो सकता है इंडेक्स का लेवल। जैसे अभी निफ्टी अगर 13,000, 14,000, 15,000 के लेवल पे होगा तो निफ्टी की प्राइस होगी उसका इंडेक्स लेवल। और अर्निंग पर शेयर होगी निफ्टी में जो अंडरलाइंग कंपनीज हैं उस सभी की जो वेटेज के हिसाब से, जो उनकी अर्निंग्स को अगर वेटेज देके एक कंबाइंड ईपीएस क्रिएट किया जाएगा तो वो अर्निंग पर शेयर होगा निफ्टी का। तो जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस और अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द स्टॉक होती है, और जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी का लेवल या फिर उस इंडेक्स का लेवल और उस इंडेक्स की ईपीएस हम लेते हैं इस इक्वेशन में। अब करेंटली क्या हो रहा है इसकी हम बात करते हैं। आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ये हम अक्सर अपनी जो वीकली रिव्यू होती है, मार्केट रिव्यू, वीकली मार्केट हाइलाइट्स, उसमें इस चार्ट को हर वीक एनालाइज करते रहते हैं। तो उस चार्ट की हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये जो चार्ट है इसमें ब्लू में जो आप प्लॉट देख रहे हैं वो है अर्निंग्स पर शेयर का, ईपीएस का प्लॉट है निफ्टी का। ये हिस्टोरिकल प्लॉट है कई सारे सालों का। आप 2003 से ये डेटा देख सकते हैं, 2003 से 2020, ये करीबन 17-18 सालों का ये चार्ट है। और अर्निंग्स पर शेयर की चार्ट ये ब्लू में है। रेड में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है पीई रेशियो। तो निफ्टी का जो पीई रेशियो है आप देख सकते हैं हमेशा ऊपर नीचे जाता है, बट एक एवरेज नंबर के आसपास होता है। और वो एवरेज नंबर क्या है, 21 से 25 के बीच का। हमेशा निफ्टी का जो पीई है वो 21 से 25 के बीच में होता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि मार्च के बाद जो जंप आया है निफ्टी के पीई में, एकदम ड्रास्टिक जंप है। इतनी स्ट्रॉन्ग जंप कभी भी हिस्टोरिकली आप देख लें, कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्विफ्ट जंप निफ्टी के पी में कभी नहीं आई है। तो ये एक हिस्टोरिकल जंप है और निफ्टी अभी अपने करंट जो निफ्टी का पी है वो 35 से 38 के बीच में चल रहा है। तो काफी ओवर वैल्यूड है इफ यू आर कंसिडरिंग करंट पी। और जो ये येलो चार्ट आप देख रहे हैं, येलो प्लॉट देख रहे हैं, वो है प्राइस टू बुक रेशियो। तो पीबी रेशियो अभी भी अपने एवरेज के आसपास ही, आप देख सकते हैं कि जो अपना इसका एवरेज है हिस्टोरिकल उसके आसपास ही है। बट पी रेशियो काफी ओवर वैल्यूड दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि ईपीएस में, अर्निंग्स पर शेयर में काफी ज्यादा गिरावट आई है और पी रेशियो जंप कर गया है। तो अर्निंग्स घट गई है, पी रेशियो बढ़ गया है। अब उसी इक्वेशन को हम फिर से रिविजिट करते हैं। तो जैसे हमने बात की, पी होता है प्राइस टू अर्निंग्स। अब प्राइस क्या है निफ्टी की, जब हम बात करेंगे तो प्राइस उसका क्या है, निफ्टी का जो करंट लेवल है। तो निफ्टी का जो करंट लेवल है, मार्च में जो गिरावट आई थी, ये 23 मार्च के बाद जो इसमें बढ़त आई है तो कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो प्राइस इसका जो न्यूमरेटर है वो बढ़ता जा रहा है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो जैसा हमने पिछले चार्ट में भी देखा, अर्निंग्स पर शेयर निफ्टी की घटती जा रही है। ये मार्च के बाद उसी टाइमलाइन का चार्ट है, ये जनवरी से स्टार्ट हुआ है और मार्च आते आते तक काफी गिरावट हो गई है। और अभी जो निफ्टी का ईपीएस है वो काफी डिप्रेस लेवल्स पे, अभी 364 का चल रहा है। तो अर्निंग्स पर शेयर घट गई है, डिनोमिनेटर घट गई है और प्राइस बढ़ गई है। तो जब न्यूमरेटर बढ़ेगा और अर्निंग्स पर शेयर जो डिनोमिनेटर है वो घटेगा, न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर घट गया, तो पी का क्या होना है, निफ्टी पी अप चली जाएगी, जंप कर जाएगी। और वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, निफ्टी की पी जंप कर गई है, हिस्टोरिकली हाई नंबर पे चली गई, अपने एवरेज से काफी ऊपर। अब निफ्टी पी करेक्ट कैसे करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।
लोग ये क्यों मान रहे हैं कि निफ्टी को क्रैश करना है, क्यों निफ्टी ओवर वैल्यूड, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निफ्टी की पीई बहुत ऊपर है, तो लोग मान रहे हैं कि निफ्टी को अपने एवरेज पीई के आसपास आना है। तो ये पीई करेक्शन कैसे हो सकती है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, हाउ विल निफ्टी पीई कम क्लोजर टू इट्स हिस्टोरिकल एवरेज? बेसिकली सवाल ये है। अब ये होने के दो ऑप्शन हैं, दो तरीके हैं। ऑप्शन वन क्या है कि निफ्टी फॉल करती है, यानी कि प्राइस में गिरावट है, प्राइस गिरेगी, न्यूमरेटर गिरेगी, तो निफ्टी का पीई भी गिर जाएगा। यही हमें एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी का जो पी है वो अपने एवरेज के आसपास आ जाए, हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास आ जाए। तो वो होने के लिए पहला ऑप्शन ये है कि न्यूमरेटर गिर जाए, प्राइस गिर जाए। और प्राइस गिरने का क्या मतलब है कि निफ्टी में प्राइस करेक्शन हो, निफ्टी के प्राइस लेवल फॉल करे, यानी कि निफ्टी में क्रैश हो। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अर्निंग्स पर शेयर जो है वो बढ़ जाए। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगी तो भी पीई घट सकता है। पहले केस में हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर घट जाए तो पीई घट सकता है, और दूसरे केस में, दूसरे ऑप्शन में ये है कि ईपीएस जो अर्निंग्स पर शेयर है वो बढ़ जाए तो पीई घट सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस, हम इन दोनों में क्या ज्यादा प्लॉजिबल है उसकी चर्चा करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। पीवीआर, आपको पता होगा कि इंडिया में जो सबसे बड़ी जो मल्टीप्लेक्स चेन है, सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनी रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, रिलेटेड टू शोबिज जिसके कहते हैं, तो पीवीआर सबसे बड़ी कंपनी है रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट सेक्टर। अब एंटरटेनमेंट और ट्रैवल में सबसे बड़ी हिट आई है कोविड के कारण। आपको पता होगा कि सबसे बड़ी जो इफेक्ट पड़ी है, सबसे बड़ी जो इम्पैक्ट पड़ी है, वो इन दोनों सेक्टर्स पे पड़ी है, ट्रैवल और टूरिज्म, और दूसरी एंटरटेनमेंट। तो पीवीआर के नंबर्स हम देखते हैं कि ईपीएस कितनी हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं कि पीवीआर की नंबर हमेशा कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करके बढ़ती रही है, और जो इसकी एवरेज ईपीएस रही है, अर्निंग पर शेयर रही है, वो पिछले 3-4 सालों में 19, 20, 25 के आसपास रही है। तो 25 से 30 का एक एवरेज रेंज आप मान सकते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहता, अगर अभी कोविड नहीं हुआ होता, पीवीआर सिनेमास क्लोज नहीं होते, इनकी अर्निंग्स ठीक से चल रही होती, इनकी ग्रोथ सही से चल रही होती, तो इसकी अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस वैल्यू 25 से 30 के बीच में होती। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में इसकी अर्निंग्स पर शेयर थी 4.95, और मार्च 2020 में तो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन आई ही थी, उसके बाद एक्चुअली इंपैक्ट इनको सबसे ज्यादा पड़ा। तो इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ, जो यहाँ पे टीटीएम आप देख रहे हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर ईपीएस देखें तो माइनस में है, -78। तो आप सोचिए कि -78 से अगर ये, अभी अगर इसको -78 को आप इग्नोर भी कर दें, 4.95 को भी माने, अगर 5 को, अगर इस नंबर को, इस 4.95 यानी कि 5 के नंबर को 25-30 के आसपास जाना है, तो समझिए कि कितनी बड़ी जंप आनी है, 5-6 टाइम्स की जंप इसमें आनी है। तो जब ये जंप आएगी, अगर ये 4-5 की जो अब नॉर्मल वैल्यू है, ये एक्सट्रीम केसेस में जो ये वैल्यू है, वो नंबर अगर इसके नॉर्मल वैल्यू के आसपास पहुंचती है, 25-30 के आसपास, तो अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाएगी। तो इस कंपनी की पी को क्या होना है? गिरना है, यानी कि बिना प्राइस करेक्शन के भी केवल अर्निंग्स पर शेयर इसकी नॉर्मल अगर हो जाए, इतनी जो ढसी पिटी हुई नंबर है, इतनी पिटी हुई नंबर है, उस नंबर से ये इंप्रूव होकर केवल अपने नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाए, उससे बढ़त भी, मैं कोई ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि इसके नॉर्मल नंबर पर भी पहुंच जाए, तो भी इसकी अर्निंग्स पर शेयर में 4-5 टाइम्स की एटलीस्ट इंप्रूवमेंट आएगी। और जब 4-5 टाइम्स इंप्रूव करेगा अर्निंग्स पर शेयर, तो इसकी पी रेशियो ऑब्वियसली काफी नीचे चली जाएगी, तो इसकी जो ओवर वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा हट जाएगी। तो ये जो सवाल है, बेसिक हमारा सवाल ये था कि हाउ विल निफ्टी पी करेक्ट। तो मेरा जवाब ये है कि इट डजंट हैव टू नेसेसरीली बी बाय प्राइस करेक्शन। जरूरी नहीं है कि केवल निफ्टी में क्रैश आएगी तो ही ये प्राइस करेक्शन होगी, तो ही ये निफ्टी का पी अपने एवरेज के आसपास पहुंचेगा। ये दो तरीकों से हो सकता है, जैसे हमने बात की, या तो प्राइस में करेक्शन हो, निफ्टी में क्रैश आए तो करेक्शन हो सकती है, या दूसरी ये हो सकती है कि जो अर्निंग्स पर शेयर है वो बढ़ जाए। अब दिक्कत यह आ रही है करेंटली कि जो करंट निफ्टी पी है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रेलिंग अर्निंग्स। जो करंट अर्निंग्स हैं वो एक एक्सट्रीम केस है, एक यूनिक केस है। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में जो अर्निंग्स पर शेयर है ऑलमोस्ट हर किसी की कंपनी की, और स्पेशली जो ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड या फिर एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जिसमें लोगों का कांग्रीगेशन होता था, ऐसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर स्टॉक है, कोई भी कंपनी है, तो उसकी अर्निंग्स जो है, ट्रेलिंग अर्निंग्स, वो बहुत बुरी दिख रही है अभी। और वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन होगी इकोनॉमी की, सिचुएशंस की, सोशली, इकोनॉमिकली। तो वो सारी जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो उनकी अर्निंग्स भी इंप्रूव करेंगी, अपने नॉर्मल लेवल्स पे पहुंचेंगी। तो दिस करंट निफ्टी पी इज बेस्ड ऑन ट्रेलिंग अर्निंग्स, नॉट एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी नॉर्मलाइजेशन होगी मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, ये कभी ना कभी जाके तो ये नॉर्मल होंगी। ये जो निफ्टी पी है वो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के हिसाब से नहीं है, ट्रेलिंग अर्निंग्स के हिसाब से है, और ये ट्रेलिंग अर्निंग्स काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्सक्रूशिएटिंग सर्कमस्टांसेस वाली अर्निंग्स हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि निफ्टी पी कैन करेक्ट आइदर थ्रू अ प्राइस करेक्शन विच इज थ्रू अ मार्केट क्रैश, और थ्रू एन इंप्रूवमेंट इन अर्निंग्स। या तो न्यूमरेटर घट जाए,
निफ्टी में क्रैश आ जाए या फिर डिनोमिनेटर बढ़ जाए, अर्निंग्स पर शेयर में इंप्रूवमेंट हो जाए ऑफ अंडरलाइंग कंपनीज। निफ्टी में जितनी भी कंपनीज हैं उसकी अगर वेटेज के हिसाब से अगर उनकी अर्निंग्स पर शेयर को कंबाइन करें तो वो निफ्टी का ईपीएस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिसके कारण निफ्टी का पी ऑटोमेटिकली करेक्ट कर जाएगा विद इन कोट्स। और इट कैन हैपन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये भी हो सकता है कि क्रैश भी थोड़ी बहुत आए, उतनी सीवियर क्रैश ना आए, 50-40% की क्रैश ना आए, हो सकता है 15-20% की क्रैश आए और साथ ही साथ अर्निंग्स भी इंप्रूव हो जाए। तो ईपीएस भी इंप्रूव हो गई, डिनोमिनेटर भी बढ़ गई और प्राइस करेक्शन भी थोड़ी सी हो गई, तो न्यूमरेटर घट गई। तो जब न्यूमरेटर थोड़ा सा घटेगा और डिनोमिनेटर में काफी इंप्रूवमेंट आएगी, वो बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली जो पीई रेशियो है इक्वेशन के हिसाब से पीई रेशियो काफी करेक्ट हो जाएगा, अपने नॉर्मल एवरेज लेवल्स पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको एक बैलेंस्ड व्यू रखना है। ये नहीं सोचना है कि निफ्टी का पी चूंकि अपने ऑल टाइम हाई पे है, अपने एवरेज से काफी ऊपर है, तो निफ्टी में क्रैश आना ही आना है, ऐसा आप ना सोचें। जैसे आपको इस वीडियो के तहत मैंने समझाने की कोशिश की, इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की कि निफ्टी का अगर ईपीएस इंप्रूव हो जाता है तो भी निफ्टी के पी में करेक्शन आ जाएगा, अपने एवरेज के आसपास वो पहुंचने की कोशिश करेगा। तो आप दोनों तरीके से इसको होलिस्टिक वे में अगर देखेंगे तो आपको एक क्रैश का इंतजार नहीं रहेगा। ये नहीं लगेगा कि क्रैश तो आना ही है, आना ही है, अभी आए, 2 महीने बाद आए, कभी आए, लेकिन क्रैश आना ही है, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। आपकी एक बैलेंस्ड ओपिनियन रहेगी कि ईपीएस में अगर इंप्रूवमेंट आती है तो भी निफ्टी का पी अपने एवरेज के आसपास पहुंच सकता है, या फिर इट कैन हैपन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स। क्रैश भी थोड़ी सी आ सकती है, उसको करेक्शन बोलेंगे, एक्चुअली क्रैश नहीं बोलेंगे, उसको करेक्शन बोलेंगे। थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की 10-15-20% की अगर फॉल आती है तो उसको करेक्शन बोलना बेहतर रहेगा। तो थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है और थोड़ी सी अर्निंग्स पर शेयर इंप्रूव हो सकती है, और दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू निफ्टी का जो पी है वो अपने एवरेज के आसपास हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डिस्कशंस आपको कभी ना कभी किसी ना किसी अपने थॉट प्रोसेस में, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में मदद मिलेगी, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।